Hello students, today we will start our chapter number 2 that is biological classification. इससे पहले हमने पढ़ा था लिविंग वर्ल्ड के बारे में, है ना। लिविंग वर्ल्ड क्या होता है और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना। इसके बाद उनमें जो नोमेनक्लेचर होता है, बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर जो होता है वो किस तरीके से होता है, फिर क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है, ये देखा था हमने। अब हम आज के चैप्टर में देखेंगे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा। जो बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर देखा था उसके बाद क्लासिफिकेशन देखा था, है ना। किंगडम, क्लास, प्रोटिस्टा, इसके बाद हमने देखा था हमने देखा था स्पीसीज, इसके बाद देखा था जेनेरा, स्पीसीज, इसके बाद क्लास, किंगडम, है ना। तो अब हम उसी में से जो किंगडम है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है वो है क्या। सी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम अरेंज करते हैं कुछ ग्रुप्स में और कुछ सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। किसके बेस पर हम उनको डिवाइड करते हैं ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में, तो वो ऑर्गेनिज्म की जो सिमिलैरिटीज़ होती हैं और डिससिमिलैरिटीज़ होती हैं उनको हम देखते हुए उनमें जो है उनको क्लासीफाई कर देते हैं, ठीक है। सी ये बुक से यहाँ से देखने से पहले यहाँ पर तो दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है ये देखते हैं। ये देखिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, एक साइंटिफिक प्रोसीजर है ऑर्गेनिज्म को ग्रुप और सब ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए। किसके बेस पर हम डिवाइड करते हैं, उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ को देखकर। और किस तरीके से हम उसको प्लेस करते हैं, जो हिरार्ची ऑफ कैटेगरीज होती है। हिरार्ची ऑफ कैटेगरीज हमने लास्ट चैप्टर में ऑलरेडी देखी है ना। स्पीसीज, जीनस, क्लास, किंगडम, फाइलम, ये सब हमने देखा हुआ है। तो हम उसके बेस पर जो है इसको डिवाइड करते हैं। अब हमें क्लासिफिकेशन करना क्यों ज़रूरी है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्लासीफाई अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। देखो, अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना चाहें ना, तो सारे ऑर्गेनिज्म, इतने सारे वर्ल्ड में ऑर्गेनिज्म हैं कि उनकी स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम कुछ ऑर्गेनिज्म की भी स्टडी करना चाहें और उनकी सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन हमारे पास हो, हम ऐसा अगर चाहें, तो उसके लिए उनको एक अलग क्लास में रखना, एक पर्टिकुलर अलग से उनको अगर हम रखते हैं तो ईजी होगा कि हम उनको स्टडी कर पाएँ। इट हेल्प्स इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। कुछ न्यू ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए भी क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कुछ रिलेशनशिप्स होती हैं, नोइंग द रिलेशनशिप अमॉन्ग द ग्रुप्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के ग्रुप में जो रिलेशनशिप्स हैं उसको भी जानने का मौका मिलता है। इसके बाद द ऑर्गेनिज्म ऑफ पास्ट कैन नॉट बी स्टडीड विदाउट अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिस्टिंक्ट हो गए हों, एक्सटिंक्ट हो गए हों, मतलब कि वो अवेलेबल ही ना हो अब अर्थ पर, अगर उनका भी क्लासिफिकेशन हमारे पास हो प्रॉपर मेंटेन, तो क्या कर सकते हैं, हम उनकी स्टडी कर सकते हैं। अदरवाइज नॉट पॉसिबल टू स्टडी द पास्ट ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन अपन दी पास्ट ऑर्गेनिज्म है। अब क्लासिफिकेशन के कुछ टाइप्स हैं, जिससे आर्टिफिशियल सिस्टम है, नेचुरल सिस्टम है और फाइलोजेनिक सिस्टम है। तो आर्टिफिशियल सिस्टम में क्या है ये देख लेते हैं। सी ओनली वन और टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड। मतलब कि एक या दो से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं मॉर्फोलॉजिकली जो दिखती हैं उनको हम देखकर उन ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग करते हैं। मतलब एग्जाम्पल के लिए हम फ्लावर्स और नॉन फ्लावरिंग प्लांट की अगर बात करें तो उसका जो सिस्टम है, मतलब उसको जो क्लासीफाई करें वो आर्टिफिशियल सिस्टम है, ठीक है ना। इसके बाद है नेचुरल सिस्टम, जिसमें टेक्स इनटू कंसिडरेशन कंपैरेबल स्टडी ऑफ अ नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स सो एज टू ब्रिंग आउट नेचुरल सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटी। जो सिमिलैरिटीज नेचुरल और नेचुरल होती हैं या फिर जो डिससिमिलैरिटीज नेचुरल होती हैं उनके बेस पर क्लासिफिकेशन होना। एक होता है फाइलोजेनिक, based on the evolutionary relationship of organisms. In this system, organisms are classified on the basis of their evolution on the earth. मतलब कि अर्थ पर
जो उनका इवोल्यूशन है, मतलब कि जैसे प्रिमिटिव टाइप हैं, ठीक है ना, इस टाइप से जो है उसके बेस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। अब देखो, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग किंगडम सिस्टम। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं या जो पढ़ा जाता है वो होता है किंगडम क्लासिफिकेशन। सबसे पहले आया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर हम स्टडी करते थे प्लांटेई किंगडम की और एनिमलेई किंगडम की। इसके बाद आया था थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें स्टडी की जाती थी प्लांटेई, प्रोटिस्टेई और एनिमलेया की। ठीक है, इसके बाद आया था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है उसी की मेनली स्टडी की जाती है। उसमें होते हैं मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, फंजाई किंगडम, प्लांटेई किंगडम और एनिमलिया किंगडम। टू सिस्टम क्लासिफिकेशन जो था ऑर्गेनिज्म का, उसमें जो है प्रेजेंस ऑफ अ सेल वॉल एज प्रपोज्ड बाय द लिनारियस, दैट इज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। ठीक है, टू थ्री 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 किंगडम जो क्लासिफिकेशन था उसमें जो हैकल सेपरेटेड, उन्होंने क्या सेपरेट किया था, यूनिसेलुलर एनिमल्स जैसे कि एल्गी हो गई, फंजाई हो गई, इनको जो टिश्यूज होते हैं उसके बेस पर जो है क्लासीफाई किया था। ठीक है, फिर एक आया था न्यू किंगडम, जिसको प्रोटिस्टा का नाम दिया गया था। इसके बाद फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो किसने उसको जो है प्रपोज किया है, R.H. विटकर ने जो है सारे ऑर्गेनिज्म को फाइव किंगडम में क्लासीफाई कर दिया। सबसे पहला किंगडम है मोनेरा। अब हम देख लेते हैं जो टेबल दी हुई है वो। ठीक है, सी फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स सारे किस किस किंगडम, कौन सी जो चीज़ें हैं वो किस किंगडम में पाई जाती हैं वो देखते हैं। सबसे पहले सेल टाइप जो होता है मोनेरा का होता है प्रोकारियोटिक्स, और बाकी के जो चार किंगडम्स होते हैं दैट इज प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई एंड एनिमिलिया, उनका जो सेल टाइप होता है वो होता है यूकारियोटिक सेल्स। ठीक है, सेल वॉल जो होती है मोनेरा किंगडम के अंदर नॉन सेल्यूलर होती है। ठीक है ना, और प्रोटिस्टा की अगर बात करें तो कुछ प्रोटिस्टा में जो है प्रेजेंट होती है। फंजाई की बात करें तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है लेकिन उसमें सेल्यूलोज जो है एब्सेंट होता है। प्लांटेई में सेल्यूलोज भी प्रेजेंट होता है और सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। एनिमिलिया किंगडम में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो मोनेरा किंगडम में एब्सेंट होती है, बाकी के चारों किंगडम में जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब अगर हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सी जो मोनेरा किंगडम है और जो प्रोटिस्टा किंगडम है, दोनों का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेल्यूलर होता है। ठीक है, और फंजाई की बात करें तो वहाँ पर मल्टी सेल्यूलर होता है एज वेल एज लूज टिश्यूज आर प्रेजेंट। प्लांटेई और एनिमिलिया में क्या होता है, टिश्यू ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एनिमिलिया किंगडम में ऑर्गन सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। एनिमिलिया किंगडम में ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या है, ऑर्गन्स प्रेजेंट है ना, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन्स आर परफॉर्मिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस, है ना, तो वो क्या है, ऑर्गन सिस्टम है। एज वेल एज बॉडी के अंदर टिश्यूज भी प्रेजेंट है। और प्लांटेई किंगडम में क्या आते हैं, सारे प्लांट्स आते हैं। प्लांट्स के अंदर ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते बट टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा में ऑटोट्रोपिक मोड होता है। इसके बाद फंजाई में हेट्रोट्रोपिक होता है, सेप्रोफाइटिक भी होता है और पैरासाइटिक भी होता है। फिर प्लांटेई में ऑब्वियसली ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन प्रेजेंट होगा। इसके बाद एनिमिलिया में ऑब्वियसली हेट्रोट्रोपिक होगा। हेट्रोट्रोपिक क्यों होगा, क्योंकि वो एनिमल्स हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ R.H. विटिकर इन 1969 प्रपोज द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। इसका नाम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई एंड द एनिमिलिया। मेन क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर। इनके जो मेन क्राइटेरिया थे जिसके थ्रू उन्होंने इस सिस्टम में इन चीज़ों को सिलेक्ट किया वो था सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड पॉलीजेनिक रिलेशनशिप। अभी जो टेबल बताया आपको उस टेबल में ये सब कुछ मेंशन है। ठीक है, अब देखो
Let us look at the five kingdom classification to understand the issues or and the consideration that influence the classification system. सबसे पहले क्या था, जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें बैक्टीरिया भी आते थे, ब्लू ग्रीन एल्गी भी आती थी, फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड द एंजियोस्पर्म्स अंडर द प्लांट्स. ठीक है, इसके बाद क्या हुआ देखिए, द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएटेड बिटवीन the heterotrophic group, that is fungi, and the autotrophic green plants. अब देखिए, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड द फंजाई. मतलब कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, मोनेरा किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा के बारे में और फंजाई के बारे में. ठीक है ना. और जो किंगडम है प्लांटेई और एनिमिलिया, उसको हम सेपरेटली नेक्स्ट अपने जो अपकमिंग चैप्टर्स हैं उनमें पढ़ेंगे. ठीक है ना. अब किंगडम मोनेरा क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं. ये जो बैक्टीरिया होते हैं, सोल मेंबर्स होते हैं किंगडम मोनेरा के. मतलब कि बैक्टीरिया जो है वो किस में आते हैं, मोनेरा किंगडम में आते हैं. दे आर द मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. बैक्टीरिया ऑकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर. आपको बैक्टीरिया हर जगह, आपको भी पता होगा कि बैक्टीरिया जो है हर जगह पाए जाते हैं. इजीली वो देख नहीं सकते हम, क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना. Hundreds of bacteria are present on the handful of the soil. They also live in the extreme habitats such as the hot springs, deserts, snow, and the deep ocean, where very few other life forms can survive. Many of them live in or on the other organism as parasites. अब बैक्टीरिया को अलग अलग उसमें ग्रुप किया गया, कर दिया गया, जैसे उसके शेप के और उसकी कैटेगरीज के बेस पर. जैसे कि स्फेरिकल कोकस, ठीक है ना. फिर एक है रॉड शेप्ड बैसिलस, एक होता है सी कॉमा शेप्ड वाइब्रम, और एक होता है स्पाइरल स्पिरलम. ठीक है, इनके शेप के ऊपर इनकी जो है डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन किए हुए हैं. जैसे कोकाई जो है कैसा है, सर्कुलर इन शेप लाइक दिस, ये. ठीक है, बैसिली इस टाइप का कुछ शेप है. इसके बाद ये स्पोर्स फॉर्म है उसके ऊपर, है ना. एक होता है स्पिरिलिया और एक होता है फ्लैजिलन, ये होते हैं फ्लैजिलास. ठीक है, तो ये इसके शेप और शेप के ऊपर जो है इसकी डिफरेंट नेमिंग की हुई है. थ्रो द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन द बिहेवियर. जितना सिंपल उसका स्ट्रक्चर है, उसका बिहेवियर जो है उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है. Compared to many other organisms, bacteria are a group shown the most extensive metabolic diversities. Some of the bacteria are autotrophic. ठीक है, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं ऑटोट्रोपिक्स होते हैं, लेकिन वास्ट मेजॉरिटी ऑफ जो बैक्टीरिया होते हैं वो हेटरोट्रोपिक होते हैं. ठीक है ना. मतलब कि ऑटोट्रोपिक मतलब क्या, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, है ना. और हेटरोट्रोपिक क्या होता है, किसी और पर डिपेंड होना. अब देखिए, बैक्टीरिया में अलग अलग जो है बैक्टीरिया की क्लास दी हुई है. ठीक है, जैसे कि फर्स्ट दिया हुआ है यू बैक्टीरिया, फिर दिया हुआ है आर्च बैक्टीरिया सी. दो टाइप के बैक्टीरिया दिए हुए हैं. तो सबसे पहले देख लेते हैं आर्च बैक्टीरिया क्या है. ठीक है, द बैक्टीरिया आर नॉट स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट्स सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज. मतलब कि आर्च बैक्टीरिया जो होते हैं नॉर्मल हैबिटेट्स में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सॉल्टी एरिया है, जैसे कि हेलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग्स डेट आर थर्मो एसिडोफाइल्स, और मार्शी एरियाज डेट आर मिथेनोजेंस. ठीक है, ये जो है अकॉर्डिंग टू द एरिया इनके डिफरेंट नेम कर दिया आर्च बैक्टीरिया के, डेट इज हेलोफिल्स, थर्मो एसिडोफिल्स एंड द मिथेनोजेंस. आर्च बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया from the other bacteria and having different cell wall structure, and these features is responsible for their survival in the extreme condition. मतलब कि आर्च बैक्टीरिया कैसे होते हैं, उनकी जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से वो एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर लेते हैं. एक्सट्रीम कंडीशन का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा सॉल्टी एरिया में भी सर्वाइव कर लेते हैं, हॉट स्प्रिंग्स बहुत ज़्यादा हॉट जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं वहाँ पे भी सर्वाइव कर लेते हैं, और मार्शी एरियाज जो होते हैं, ठीक है ना, वहाँ पर भी वो सर्वाइव कर लेते हैं. मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट्स ऑफ सेवरल ruminants
एनिमल्स सच एज काउ एंड द बफेलो। रूमिनेंट एनिमल्स कौन से होते हैं? जिनके अंदर रूमिनेंट स्टमक फाउंड होता है। तो मेथेनोजेंस जो होते हैं, ये जो बैक्टीरियाज होते हैं, वो मोस्टली कहाँ पे देखने को मिलते हैं? जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं जैसे कि काउस, बफेलोज, उनके अंदर आपको जो है मेथेनोजेंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना? क्या काम करते हैं? रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, दैट इज बायोगैस फ्रॉम द डंक ऑफ दीज एनिमल्स। इन एनिमल्स के डंक से बायोगैस का प्रोडक्शन कौन करता है? मीथेनोजेंस करते हैं। मतलब कि ये जो बैक्टीरियाज होते हैं वो। ठीक है, देखो ये जो अभी हम देख रहे थे यू बैक्टीरिया, बैक्टीरियाज जो हैं वो मोनेरा किंगडम में आते हैं। तो मोनेरा किंगडम में क्या क्या होता है? देखो जितने भी प्रोकारियोटिक्स होते हैं जैसे कि माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटिस एंड द साइनोबैक्टीरिया, ये सब जो होते हैं किसमें होते हैं? मोनेरा किंगडम के अंदर होते हैं। मोनेरा किंगडम की कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो क्या होते हैं? देखो यूनिसेल्युलर होते हैं, प्रोकारियोटिक्स होते हैं और कंटेन द प्रिमिटिव ऑफ लिविंग फॉर्म्स। मतलब कि किसी भी लिविंग फॉर्म के जो प्रिमिटिव उसकी जो प्रिमिटिव पार्ट होता है, प्रिमिटिव जो स्टडी होती है वो कंटेन करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखो, द सेल ऑफ द सेल आर माइक्रोस्कोपिक एंड सेल वॉल इज जनरली प्रेजेंट। सेल कैसी होती है? सेल्स जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा स्मॉल जो है होते हैं। ठीक है, इसके बाद जनरली सेल वॉल जो होती है क्या होती है? प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है जेनेटिक मटेरियल्स आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू न्यूक्लियस एंड कंटेन नेक्ड डीएनए। इसमें जो है जेनेटिक मटेरियल जो है ऑर्गेनाइज नहीं होता है न्यूक्लियस के अंदर, इसलिए जो डीएनए होते हैं वो कैसे होते हैं? नेक्ड डीएनए होते हैं, मतलब कि उसके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं होती है। इसके बाद नेक्स्ट है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, क्योंकि सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, रिप्रोडक्शन इज असेक्सुअल एक्सेप्ट जीन रिकॉम्बिनेशन। फ्लैजिला में बी प्रेजेंट एंड आर ऑफ सिंगल स्ट्रैंड। फ्लैजिला हो सकता है प्रेजेंट हो लेकिन सिंगल स्ट्रैंड। एग्जाम्पल दिया हुआ है ब्लू ग्रीन एलगी, बैक्टीरिया एक्सेट्रा। अब हम पढ़ रहे थे अभी बैक्टीरिया के बारे में, है ना? बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कैन सर्वाइव इन ऑल काइंड्स ऑफ क्लाइमेट। जस्ट अभी हमने देखा, ये उसके शेप के बारे में दिया हुआ है जो आपको अभी स्ट्रक्चर्स बताए हुए थे ये। ठीक है, यू बैक्टीरिया के बारे में सी, अभी हम देख रहे थे ये जस्ट अभी हमने पढ़ा। अब देखिए ये देखिए आर्च बैक्टीरिया के बारे में हमने पढ़ लिया कि आर्च बैक्टीरिया कैसे होते हैं, किस तरीके के होते हैं, जो हार्श हैबिटेट्स में जनरली देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, मतलब कि एक्सट्रीम कंडीशंस में जो है सर्वाइव करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए सॉल्टी एरियाज में जो सर्वाइव करते हैं उनको हम बोलते हैं हेलोफाइल्स। फिर हॉट स्प्रिंग्स में जो सर्वाइव करते हैं उनको हम बोलते हैं थर्मोफाइल्स। और जो मार्शी एरियाज में सर्वाइव करते हैं उनको हम बोलते हैं मीथेनोजेंस। अब नेक्स्ट हमारा है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया क्या है? देर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड एज द ट्रू बैक्टीरिया. They are characterized by the presence of a rigid cell wall and a, if motile, a flagellum. The cyanobacteria, also referred to as the blue-green algae, have the chlorophyll A, similar to green plants, are photosynthetic autotrophs. मतलब देखिए यू बैक्टीरिया और ऑल्सो टर्म्ड एज द ट्रू बैक्टीरिया, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि उनके ऊपर एक रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके बाद जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं उनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, ऑल्सो रेफर टू एज द ब्लू ग्रीन एल्गी। उनमें क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, जो कि फोटोसिंथेटिक के लिए हेल्पफुल होता है। साइनोबैक्टीरिया कैसे होते हैं? यूनिसेल्युलर होते हैं, कॉलोनियल शेप होता है और फिलामेंटस, जो फिलामेंट्स होते हैं उसके अंदर फिलामेंटस प्रेजेंट होता है, मराइन होते हैं और टेरेस्ट्रियल एल्गी होते हैं। द कॉलोनीज ऑफ आर जनरली सराउंडेड बाय द जिलेटिनस शीट, मतलब कि जो कॉलोनीज होती है उसकी वो कैसी होती है? जिलेटिनस शीट से सराउंड रहती है। सी,
ये देखिए बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है 2.2 फिगर। अ फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी दैट इज नॉस्टॉक। नॉस्टॉक एक ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम है जो कि फिलामेंटस है। तो देखिए इस तरीके से जो है ये जो है इस तरीके से फॉर्मेशन है, इसके अंदर ही कॉलोनीज फॉर्म है। ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं दीज आर द कॉलोनियस, है ना। और ये कैसी है, मल्टी म्यूसिलेजिनस शीट प्रेजेंट है, मतलब कि एक अलग से कवरिंग प्रेजेंट है इसके ऊपर, है ना। और इसके अंदर क्या है, फिलामेंटस जो शीट होती है वो प्रेजेंट है। वो फिलामेंटस शीट क्या है, म्यूसिलेजिनस शीट्स है, ठीक है। सम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। इनमें से जो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। उनको हम बोलते हैं हेट्रोसाइट्स। एग्जाम्पल के लिए ये जो अभी हमने डायग्राम देखा नॉस्टॉक, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। इसके बाद कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के लिए नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया आर यूज्ड टू रिलीज द एनर्जी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, ठीक है। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन द रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, रिसाइकल करने का काम करते हैं। कौन करते हैं ये काम, देखो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं, ये बैक्टीरिया का नाम है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, रिसाइकलिंग करते हैं कुछ न्यूट्रिएंट्स की, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आयरन हो गया, सल्फर हो गया। इन जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये इनको रिसाइकलिंग में हेल्पफुल करते हैं। ये तो थे ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। अब अगर हम बात करें हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया की, तो बहुत ही कम पाए जाते हैं नेचर में, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में जो है हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। The majority are important decomposers. Many of them are significant impact on human affairs. They are helpful in making the curd from the milk. जो हमारी डेली लाइफ एग्जाम्पल में देखने को मिल जाएंगे वो होते हैं हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा अबंडेंट क्वांटिटी में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन, जैसे कि ल्यूग्यूमिनस जो प्लांट होते हैं, मतलब कि जो बेल होती हैं उनमें जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं वो होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद सम आर पैथोजेंस, कुछ होते हैं पैथोजेंस, ठीक है ना, जो कि क्या करते हैं, क्रॉप्स को डैमेज करने का काम करते हैं। डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, क्रॉप्स, फार्म एनिमल्स एंड पेट्स। कोलेरा, टाइफाइड, टिटनस, ये सब जो होते हैं, ये डिसीज जो होते हैं इन बैक्टीरियाज की वजह से होने के चांसेस रहते हैं। कौन से बैक्टीरिया रहते हैं, जो इनको हम पैथोजेंस कहते हैं जनरली, ठीक है। इसके बाद बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिशन। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कैसे होती है, फिशन के थ्रू होती है, ठीक है। ये इस तरीके से जो है बैक्टीरिया डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि एक बैक्टीरिया ये है, इसके अंदर एक सेल वॉल प्रेजेंट है और अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ये डिवाइड होके दूसरा डीएनए फॉर्म करता है और फिर दूसरा बैक्टीरिया जो है फॉर्म हो जाता है, ठीक है। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस दे प्रोड्यूस स्पोर्स। कभी कभी अनफेवरेबल कंडीशंस में स्पोर्स भी प्रोड्यूस करते हैं। स्पोर्स मतलब कि इस तरीके से जो है ये होते हैं स्पोर्स, इस तरीके से बहुत सारे डॉट्स को फॉर्म कर देना, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ शॉर्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to another. कभी कभी जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से भी जो है ये रिप्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म आर द ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लेक अ सेल वॉल। माइकोप्लाज्म के अंदर सेल वॉल बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होती है। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन कैन सर्वाइव विद ऑक्सीजन। मतलब कि इतने छोटे लिविंग सेल्स हैं, एक टाइप की ऑर्गेनिज्म ही हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म ही हैं, लेकिन इतने ज़्यादा छोटे हैं, उनमें ना तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है और इतना ज़्यादा छोटा इनका साइज होता है कि कभी कभी ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है। मैनी माइकोप्लाज्म आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स।
बहुत सारे जो माइक्रोप्लाज्म होते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं, मतलब कि डिसीज स्प्रेडिंग काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। ये जो माइक्रोप्लाज्म है वो पैथोजेंस है, मतलब कि डिसीज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। कहाँ पर ये डिसीज प्रोड्यूस कर सकते हैं? इन प्लांट्स एज वेल एज इन एनिमल्स। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।